नमस्कार और हमारे आज के खास सत्र में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कंपनी की बात करने वाले हैं जो शायद ज़्यादा लाइमलाइट में ना हो, लेकिन जिसके आंकड़े कुछ अलग कहानी बता रहे हैं। कंपनी है हिम टेक्नोफोर्ज एलटीडी। संक्षेप में कहें तो हिमटेक। नमस्कार। हाँ, ये नाम शायद रोज सुनने में ना आता हो। बिल्कुल। तो हमारे पास इसकी जानकारी एक स्टॉक मार्केट एनालिसिस पेज से है। इसमें कंपनी का हालिया प्रदर्शन, कुछ जरूरी स्कोर और बाजार क्या सोच रहा है, इस पर रोशनी डाली गई है। अच्छा। तो आज का हमारा मकसद है इसी स्रोत के आधार पर हिम टेक्नोफोर्ज की मौजूदा मार्केट सिचुएशन को समझना, इसकी खासियतें क्या हैं और क्या ये वाकई एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर अंडर रेडार है जैसा कि स्रोत कह रहा है। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या निकलता है। तो शुरू करने के लिए हिम टेक्नोफोर्ज काम करती है ऑटोमोबाइल्स और ऑटो पार्ट्स सेक्टर में। ऑटो पार्ट्स। हाँ। और हमारे पास जो जानकारी है उसमें स्टॉक का प्रदर्शन, कुछ एक्सपर्ट एनालिसिस स्कोर हैं जैसे डीवीएम स्कोर और निवेशकों ने क्या वोट किया है वो सब शामिल है। तो तस्वीर का एक हिस्सा तो इन आंकड़ों से बनेगा। ठीक है। तो सबसे पहले ये एचएम टेक्नोफोर्ज एलटीडी आखिर करती क्या है। बीएसई पर लिस्टेड है, टिकर है 505712 और जैसा हमने कहा ऑटो पार्ट्स और इक्विपमेंट इंडस्ट्री। हाँ। अब सवाल है बनाती क्या है। तो ये कई तरह के ऑटोमोटिव, नॉन ऑटोमोटिव और इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स बनाती और बेचती है, जैसे एलॉय स्टील फोर्जिंग्स, गियर्स, शाफ्ट्स, एक्सल्स, असेंबलीज, ये सब। अच्छा, ये तो काफी तकनीकी नाम लग रहे हैं। आम भाषा में कैसे समझें इसे? हाँ, सही कहा। देखिए, आसान शब्दों में सोचें तो ये वो मजबूत और ज़रूरी पुर्जे हैं जो गाड़ियों के इंजन में, ट्रांसमिशन में, सस्पेंशन में लगते हैं या फिर दूसरी भारी मशीनों के अंदर। अच्छा। जैसे वो अलॉय स्टील फोर्जिंग्स है ना, वो धातु को खास तरीके से गर्म करके और दबाकर बनाए जाते हैं। बहुत मजबूत होते हैं। अक्सर वहाँ लगते हैं जहाँ बहुत दबाव या तनाव हो, इंजन के अंदर या पहियों को जोड़ने वाले एक्सेल्स में। तो बुनियादी तौर पर एक इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये। समझ गई। और किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, खासकर जो ऑटो पार्ट से जुड़ी हो, उसका बाजार में प्रदर्शन बहुत मायने रखता है। और यहाँ एचआईएम टेक्नोफोर्ज के हालिया आंकड़े कुछ दिलचस्प रुझान दिखा रहे हैं, जैसा आपने कहा। हाँ बिल्कुल। जरा बाजार के हाल पर गौर करें। स्रोत के हिसाब से शेयर का भाव अभी 223 रुपए है और एक ही दिन में इसमें 17.20 रुपए की बढ़त हुई है, यानी करीब 8.36% का उछाल। एक दिन के लिहाज से तो ये काफी प्रभावशाली है। हाँ, 8.36% एक दिन में तो ध्यान खींचता है। और सिर्फ कीमत में उछाल ही नहीं, इसके पीछे का वॉल्यूम भी देखना जरूरी है। स्रोत बता रहा है कि बीएसई पर इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 37,476 शेयर रहा। और साथ में एक नोट भी है, हाई वॉल्यूम प्लस गेन टुडे। अच्छा, ये हाई वॉल्यूम प्लस गेन टुडे, इसका क्या मतलब निकालें? ये क्या खास बात है? देखिए, जब किसी शेयर की कीमत बढ़ती है वो तो अच्छा है, लेकिन जब कीमत अच्छी खासी बढ़त के साथ साथ बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ बढ़े, मतलब सामान्य से कहीं ज्यादा शेयरों की खरीद फरोख्त हो, तो इसे अक्सर ज्यादा मजबूत संकेत माना जाता है। क्यों? इसका एक मतलब ये हो सकता है कि इस शेयर में निवेशकों की दिलचस्पी अचानक बढ़ गई है। ये सिर्फ कुछ छोटे मोटे निवेशकों की खरीद फरोख्त नहीं, बल्कि शायद बड़े निवेशक या क्या कहते हैं संस्थागत निवेशक भी इसमें रुचि ले रहे हैं, जो ज्यादा मात्रा में शेयर खरीदते हैं। तो ये दिखाता है कि बाजार में इस शेयर को लेकर एक मजबूत धारणा बन रही है। हाँ, ये तो वाकई दिलचस्प है। और एक और आंकड़ा है जो मुझे थोड़ा चौंका रहा है। स्रोत के मुताबिक ये स्टॉक अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से 49.61% ऊपर आ चुका है। ओह! यानी पिछले एक साल में ये जिस सबसे निचले पॉइंट पर था उससे करीब करीब 50% महंगा हो गया है। ये तो जबरदस्त वापसी लगती है। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण रिकवरी है। 52 हफ्ते के लॉ से इतनी बढ़त, ये दिखाती है कि या तो कंपनी ने हाल में अपने प्रदर्शन में सुधार किया है, या फिर बाजार ने इस स्टॉक को कह सकते हैं फिर से खोजना शुरू कर दिया है, या शायद दोनों ही बातें हों। हाँ, ये निवेशकों का भरोसा लौटने का भी संकेत हो सकता है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ एक आंकड़ा है, पूरी कहानी नहीं बताता। हमें ये भी देखना चाहिए कि अपने 52 हफ्ते के हाई से कितना दूर है, पर वो जानकारी स्रोत में नहीं है। फिर भी निचले स्तर से इतनी रिकवरी अपने आप में तो ये पॉजिटिव ही मानी जाती है। सही है। तो हालिया प्रदर्शन तो मजबूत दिख रहा है।
अब इसे जरा ट्रेंड लाइन के एनालिसिस और स्कोर से जोड़कर देखते हैं। उन्होंने इसे कहा है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर अंडर रेडार। इस टैगलाइन का क्या मतलब समझे? ये टैगलाइन ही अपने आप में काफी कुछ कह रही है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर मतलब साफ है कि कंपनी का प्रदर्शन, शायद उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स या ग्रोथ मजबूत रहे हैं। लेकिन अंडर रेडार, इसका मतलब है कि इसके बावजूद ये स्टॉक या कंपनी, कह सकते हैं कि व्यापक रूप से एनालिस्ट्स, फंड मैनेजर्स या बड़े निवेशकों की नजरों में नहीं आई है। ये एक तरह से छुपा रुस्तम होने का संकेत हो सकता है। अच्छा काम कर रही है पर शांत तरीके से, बिना ज्यादा शोर शराबे के। अच्छा, छुपा रुस्तम। तो चलिए इन स्कोर्स को देखते हैं जो शायद इस टैगलाइन को आधार देते होंगे। स्रोत में डीवीएम स्कोर्स का जिक्र है। ये क्या है और हिमटेक के लिए क्या बताते हैं? हाँ, डीवीएम स्कोर ये 3 पैमानों पर कंपनी को आंकते हैं। ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन और मोमेंटम। ठीक है। पहला है ड्यूरेबिलिटी स्कोर। हिमटेक के लिए ये 60.10 है और इसे हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ यानी उच्च वित्तीय मजबूती का दर्जा दिया गया है। उच्च वित्तीय मजबूती। एक ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी के लिए इसका क्या महत्व है? मतलब क्यों जरूरी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री अक्सर क्या कहते हैं, कैपिटल इंटेंसिव होती है। मशीनरी, प्लांट्स, R&D इन सब में काफी निवेश लगता है। गहरी नजर डाल रहे हैं। और साथ ही ये सेक्टर इकोनॉमी के उतार चढ़ाव के प्रति भी संवेदनशील होता है, मतलब साइक्लिकल होता है। अगर गाड़ियों की बिक्री कम हुई तो पार्ट्स की मांग पर भी असर पड़ता है। कुछ जानने लायक लगता है। बिल्कुल, उच्च ये रिपोर्ट कंपनी की वित्तीय सेहत, उसके मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन है और बाजार में उसकी मौजूदा चाल को समझने में मदद करती है। आज की तारीख देखें तो फार्मा और बायोटेक सेक्टर की ये कंपनी 61 रुपए और 2 पैसे पर ट्रेड कर रही है। तो चलिए इस रिपोर्ट के जरूरी हिस्सों को जरा खंगालते हैं। हमारा मकसद है ये समझना तो फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी दिख रही है। आंकड़ों के पीछे अगला स्कोर है, मतलब वैल्यूएशन कहानी क्या है, निवेशक के लिए सबसे अहम बातें कौन सी हैं। सही। और बात करते हैं इसके वैल्यूएशन यानी किफायती स्कोर 50 है, जो काफी ऊंचा है। अब ये थोड़ा ड्यूरेबिलिटी स्कोर कंपनी की वित्तीय मजबूती दिखाता है और 85 का स्कोर मतलब ये बताता है कि कंपनी की बुनियाद काफी मजबूत है। बहुत अच्छा सवाल है। फार्मा सेक्टर में अपनी साथी कंपनियों के मुकाबले ये स्कोर वाकई बहुत अच्छा है। शायद सिर्फ 1-2 कंपनी ही इससे बेहतर होगी। और सिर्फ बुनियाद ही नहीं, वैल्यूएशन स्कोर भी 55 है, यानी मौजूदा कीमत के हिसाब से स्टॉक ज्यादा महंगा नहीं है, अफोर्डेबल या किफायती जोन में। इसके कई कारण हो सकते हैं। ये भी अपने सेक्टर में सबसे अच्छा स्कोर है। तो बुनियाद मजबूत, दाम ठीक, लेकिन फिर मोमेंटम स्कोर 59 पर क्यों है जो न्यूट्रल बता रहा है? ये थोड़ा अजीब नहीं? अच्छा सवाल है। देखिए, मोमेंटम स्कोर जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक की चाल और उसमें खरीदारों की दिलचस्पी दिखाता है, वो 59 पर टेक्निकली न्यूट्रल है। कंपनी साइज में छोटी, भले ही ये स्कोर भी अपने पेयर्स में सबसे ज्यादा हो, पर ये पूरी तरह तेजी का संकेत नहीं दे रहा है। शायद बाजार थोड़ा ठहरा हुआ है। ये पिछले कुछ समय में बहुत तेजी नहीं आई है स्टॉक में। समझ गया। और यहीं पर शायद वो ट्रेंड लाइन चेकलिस्ट की बात आती है ना? हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट कहती है कि 73.9% क्राइटेरिया पास हुए हैं। सुनने में तो ठीक लगता है, 70% से ऊपर है। मूल्यांकन थोड़ी चिंता की बात भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि करीब 26% बातें हैं जो ठीक नहीं है। भले ही प्रदर्शन अच्छा, कुछ खास गड़बड़ है। आपकी चिंता कुछ अहम चिंताएं हैं इसमें। कभी-कभी किफायती मूल्यांकन पिछले 8 तिमाहियों मतलब करीब 2 सालों में कंपनी की बिक्री यानी सेल्स ग्रोथ एक जैसी नहीं रही है, या उसे कुछ मतलब उतार चढ़ाव रहा है। उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, उतार चढ़ाव देखा गया है। दूसरी चिंता है कर्ज। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो यानी कंपनी के अपने पैसे की तुलना में कर्ज का अनुपात वो 1.0 है, मजबूत है। हाँ, बराबर। कुछ हद तक इसे इंडस्ट्री के लिहाज से थोड़ा ज्यादा माना जाता है। आसान भाषा में कहें तो कंपनी अपनी पूंजी के बराबर ही कर्ज लेकर बैठी है। बाजार किसी शेयर को सस्ता तो बिक्री में अस्थिरता और कर्ज का बोझ, ये तो सोचने वाली बातें हैं। बिल्कुल, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। रिपोर्ट में कुछ आंकड़े तो कमाल के दिख रहे हैं, जैसे पिछले 12 महीनों में नेट प्रॉफिट ग्रोथ 281.1% हुआ। ये तो असाधारण उछाल है। इसका मतलब है कि अगर ये हम हालिया सिर्फ मुनाफे शेयर में के जबरदस्त प्राइस वृद्धि और दिखाता वॉल्यूम है। के पैटर्न और साथ ही रिटर्न ऑन इक्विटी ROE जिसे कहते हैं, मतलब शेयर धारकों के पैसे पर कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है, वो 96.4% है। नीचे जाने यानी डाउन ट्रेंड का। हाँ, आप ये आंकड़ा वाकई बहुत प्रभावशाली है और कंपनी की मौजूदा प्रॉफिटेबिलिटी को एक जबरदस्त तरीके से दर्शाता है। लेकिन क्या ये तेजी टिकाऊ है? 56.8 का स्कोर 50 के मिड पॉइंट से थोड़ा ही ऊपर है, जो इस
न्यूट्रलिटी तकनीकी को ही संकेतक भी दिखाता कुछ है। और कह रहे हो। मजबूत आपने कहा था ना कि वो न्यूट्रल है। हाँ, यहीं और फिर पर भी थोड़ी momentum सावधानी neutral। बरतने की जरूरत है। ऐसा क्यों हो कुछ सकता है? तकनीकी इसके भी कई इंडिकेटर्स कारण हो जैसे सकते हैं। आरएसआई, हो सकता रिलेटिव है कि स्ट्रेंथ हाल की इंडेक्स, तेजी वो के बाद 75.9 जो पर है, 52 हफ्ते के लो और से रिकवरी में MFI, दिखी, मनी फ्लो शेयर इंडेक्स थोड़ा सुस्ता रहा हो, 92.4 पर है। जिसे Okay. कंसोलिडेशन ये दोनों कहते हैं। आंकड़े या ओवरबॉट शायद जोन में है। बाजार किसी इसका नए सीधा ट्रिगर मतलब का यह है कि स्टॉक इंतजार कर शायद रहा हाल हो, में बहुत जैसे ज्यादा कंपनी और के बहुत अगले तेजी तिमाही से खरीदा नतीजे गया या है। कोई बड़ी अच्छा, घोषणा मतलब अंडर जरूरत से रेडार ज्यादा। होने का हाँ, भी कह ये सकते एक हैं। लक्षण और हो अब सकता इसमें है। थोड़ी जब तक मुनाफा कोई वसूली बड़ी खबर या ना आए या ज्यादा गिरावट की निवेशकों संभावना की बन नजर इस सकती पर है। ना पड़े, जैसे कोई गाड़ी तब तक बहुत शेयर तेज एक भगाई गई दायरे हो में तो उसे घूमता थोड़ा रह सकता ठंडा है। होने का मौका वैसे देना पड़ता है। तटस्थ मोमेंटम कुछ जरूरी नहीं दिलचस्प कि है। बुरा ही अच्छा, हो, कंपनी के खासकर अगर मालिकाना फंडामेंटल्स हक, मजबूत मतलब हो। ओनरशिप ये पैटर्न के बारे में अगली रिपोर्ट चाल क्या से कहती पहले है? का एक प्रोमोटर्स ठहराव भी यानी हो कंपनी सकता है। शुरू करने ठीक वालों है, की तो अगर हम इन हिस्सेदारी तीनों काफी ज्यादा DBM दिख स्कोर्स रही को है, एक साथ करीब देखें, 74.9% है और affordable स्थिर भी है। valuation इसे और तो neutral आमतौर पर momentum, अच्छा माना तो जाता ये है ना? हाईटेक की हाँ, कैसी तस्वीर बिल्कुल। पेश करते हैं। उच्च ये एक और स्थिर दिलचस्प प्रमोटर तस्वीर है। हिस्सेदारी ये एक मैनेजमेंट ऐसी का कंपनी कंपनी की में ओर भरोसा इशारा दिखाती करती है, है, जिसकी एक पॉजिटिव बुनियाद बात है। मतलब लेकिन फाइनेंशियल हेल्थ कुछ और भी है। मजबूत है। हाँ, लेकिन जिसकी दूसरी तरफ कीमत देखें तो बाजार में ज्यादा बड़े महंगी नहीं संस्थागत लग रही, निवेशकों लेकिन जैसे जिसमें म्यूचुअल फिलहाल फंड्स या तेज FIIs रफ्तार मतलब यानी momentum विदेशी की कमी है। संस्थागत निवेशक ये उन उनकी निवेशकों को हिस्सेदारी आकर्षित कर सिर्फ सकती है जो 0.38% अच्छी क्वालिटी है। वाली सिर्फ कंपनियों को 0.38% ठीक-ठाक दाम पर ये तो खरीदना बहुत ही कम चाहते है। हैं हाँ, और लंबी काफी कम अवधि है। के लिए निवेश इसका करने मतलब को ये तैयार निकाला है, जा सकता बजाय है कि उनके बड़े जो तुरंत प्रोफेशनल तेजी की निवेशक तलाश में अभी हैं। स्टॉक ये में ज्यादा strong दिलचस्पी performer, नहीं दिखा रहे अंडर हैं रेडार वाली या कहानी से शायद वो काफी कहते हैं ना मेल खाता वेट है। एंड वॉच मोड क्वालिटी में है, कीमत इंतजार ठीक कर है, रहे हैं। पर अभी तो सुर्खियों संक्षेप में में नहीं कहें है। तो हाँ, ये कीमिया काफी हद तक समझ आता है। बायोसाइंसेस की ये अब रिपोर्ट स्रोत में एक एक और काफी चीज का जिक्र है, मिली-जुली SWOT तस्वीर analysis। पेश कर रही है। एक ग्राफिक एक तरफ है तो जो देखिए दिखाता है 14 वित्तीय strength, मजबूती अच्छी 5 है, weakness, एक ड्यूरेबिलिटी opportunity स्कोर और zero बढ़िया है, threat, 14 वैल्यूएशन ताकत है। किफायती लगता ये है। तो काफी प्रभावशाली और लगता है। हाल में हाँ, जबरदस्त संख्या मुनाफा के लिहाज से जैसे तो 14 नेट ताकतें प्रॉफिट और सिर्फ ग्रोथ एक अफसर और जीरो खतरे, 81.1% ये और कागज पर बहुत ROE अच्छा लगता है। 96.4%। ये दिखाता है कि कंपनी ये सब के शानदार अंदरूनी है मजबूत और पक्ष अपने सेक्टर काफी की हैं कंपनियों और में बाहरी माहौल ड्यूरेबिलिटी से और फिलहाल कोई बड़ा वैल्यूएशन खतरा स्कोर नजर नहीं सबसे आ रहा। अच्छे हैं। लेकिन लेकिन यहाँ एक दूसरी बड़ी तरफ limitation है। बिक्री वो में क्या? निरंतरता स्रोत की हमें कमी ये नहीं बताता इंडस्ट्री के कि ये हिसाब 14 से कर्ज ताकतें ज्यादा या है, 5 डेट टू कमजोरियां इक्विटी आखिर हैं क्या? 1.0, अच्छा। मोमेंटम स्कोर न्यूट्रल है। और वो तकनीकी संकेतक भी ओवरबॉट का इशारा कर रहे हैं। RSI, MFI वाली बात सही। और बड़े निवेशकों की कम रुचि भी है, सिर्फ 0.38%। प्रमोटर होल्डिंग 74.9% मजबूत है, पर संस्थागत निवेश कम है। इसी तो तरह चेकलिस्ट की चिंता है और ये तकनीकी संकेत ये सोचने पर मजबूर करते हैं। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या ये स्टॉक जो अभी शायद बड़े निवेशकों की नजर में उतना नहीं है, मतलब एक तरह से अंडर रडार है, क्या ये अपनी हालिया दमदार प्रदर्शन को जारी रख पाएगा? हाँ, यही मुख्य सवाल है। खासकर जब चेकलिस्ट कुछ कमजोरियों की ओर इशारा कर रही है और तकनीकी संकेतक भी थोड़ी सावधानी बरतने का सुझाव दे रहे हैं। आगे इस पर नजर रखना दिलचस्प होगा कि ये कहानी किस तरफ जाती है। बिल्कुल देखना होगा कि कंपनी इन चुनौतियों से कैसे निपटती है और क्या ये मोमेंटम बनाए रख पाती है। और 7.14% ने होल्ड कहा है। ये तो जबरदस्त पॉजिटिव सेंटिमेंट है। हाँ, 82% से ज्यादा बाय वोट निश्चित रूप से एक बहुत मजबूत पॉजिटिव भावना दर्शाते हैं। ये दिखाता है कि जो लोग इस स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं या इसमें रुचि रखते हैं, ज्यादातर ये रिटेल इन्वेस्टर्स या उस प्लेटफॉर्म के यूजर्स होते हैं, उनमें से अधिकांश इसे खरीदने लायक मान रहे हैं। लेकिन यहाँ भी कोई पेंच है क्या? पेंच नहीं, पर एक कह सकते हैं कि विरोधाभास या संदर्भ जरूर है। जहां एक तरफ आम निवेशकों या यूजर्स की भावना इतनी ज्यादा पॉजिटिव है, वहीं स्रोत ये भी साफ करता है कि इस स्टॉक के लिए कोई ऑफिशियल एनालिस्ट प्राइस टारगेट उपलब्ध नहीं है। इसका क्या मतलब है? एनालिस्ट प्राइस टारगेट क्या होता है और इसका ना होना क्या दिखाता है? एनालिस्ट प्राइस टारगेट वो अनुमानित कीमत होती है जो बड़े ब्रोकरेज हाउस या निवेश बैंकों के रिसर्च एनालिस्ट किसी स्टॉक के लिए अगले 6-12 महीनों में पहुंचने का अनुमान लगाते हैं। वो कंपनी का गहरा फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, मैनेजमेंट से बात करते हैं, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स देखते हैं, उसके आधार पर ये टारगेट तय करते हैं। ठीक है। अब इसका न होना कई बातें दिखा सकता है। एक, ये फिर से वही अंडर रेडार वाली बात को पुष्ट करता है, यानी बड़े एनालिस्ट ने अभी तक इस कंपनी को अपनी कवरेज में शामिल नहीं किया है। ऐसा अक्सर छोटी कंपनियों, स्मॉल कैप या मिड कैप के साथ होता है। अच्छा, क्योंकि एनालिस्ट्स के संसाधन सीमित होते हैं तो उनका ध्यान बड़ी कंपनियों पर ज्यादा रहता है। 2, ये भी हो सकता है कि कंपनी के बारे में पब्लिक में इतनी जानकारी ही उपलब्ध ना हो जिससे एनालिस्ट एक भरोसेमंद टारगेट तय कर सकें। तो क्या ये चिंता की बात है कि एनालिस्ट इसे कवर नहीं कर रहे हैं?
जरूरी नहीं। कई अच्छी छोटी कंपनियां सालों तक बिना एनालिस्ट कवरेज के भी अच्छा प्रदर्शन करती हैं। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये है कि निवेशकों को अपना होमवर्क, अपनी रिसर्च ज्यादा गहराई से खुद करनी होगी, क्योंकि उन्हें स्थापित एनालिस्ट्स की राय और उनके डिटेल्ड एनालिसिस का सहारा नहीं मिलेगा। और ये उस 82% बाय वोट को भी थोड़ा परिप्रेक्ष्य में रखता है। ये भावना मुख्य रूप से रिटेल या व्यक्तिगत निवेशकों की हो सकती है, न कि संस्थागत शोध पर आधारित। ठीक है, तो अब तक की सारी जानकारी को समेटते हैं जरा। हमारे पास है हेम टेक्नोफॉर्ज ऑटो पार्ट्स बनाती है, हालिया प्रदर्शन मजबूत रहा है, शेयर में अच्छी बढ़त, हाई वॉल्यूम, 52 हफ्ते के लो से काफी रिकवरी। डीवीएम स्कोर बताते हैं कि फाइनेंशियल स्थिति मजबूत है, हाई ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन महंगा नहीं है, अफोर्डेबल वैल्यूएशन, पर फिलहाल मोमेंटम न्यूट्रल, टेक्निकली न्यूट्रल है। हाँ, स्वॉट ग्राफिक पॉजिटिव दिखता है, 14 ताकतें, 0 खतरे। लेकिन डिटेल्स गायब हैं। आम निवेशकों में इसे खरीदने को लेकर भारी उत्साह है, 82% बाय वोट। लेकिन बड़े एनालिस्ट ने इस पर कोई प्राइस टारगेट नहीं दिया है, जो अंडर रेडार की स्थिति को दिखाता है। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ ये है कि स्रोत के आधार पर HIM टेक्नोफोर्ज एक ऐसी कंपनी नजर आती है जिसमें कई पॉजिटिव पहलू हैं, प्रदर्शन, फाइनेंशियल हेल्थ, वैल्यूएशन, जो इसे आकर्षक बना सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर अंडर रेडार के टैग को काफी हद तक सही ठहराती हुई दिखती है। लेकिन साथ ही ये जानकारी कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े करती है और जानकारी की कमी को भी उजागर करती है। वो 14 ताकतें हैं क्या जो इसे चला रही हैं? एनालिस्ट्स की नज़र इस पर क्यों नहीं है? क्या ये न्यूट्रल मोमेंटम एक अस्थायी ठहराव है या किसी गहरी चिंता का संकेत? और वो किफ़ायती मूल्यांकन, क्या वो एक अवसर है या किसी अनदेखे जोखिम का नतीजा? सही बात है। तो तस्वीर संभावनाओं से भरी दिखती है, खासकर अगर कोई निवेशक ऐसी कंपनी की तलाश में है जो अभी सुर्खियों में न आई हो। लेकिन ये उन क्षेत्रों को भी साफ करती है जहां और गहरे शोध और जानकारी की जरूरत है, जो इस स्रोत से परे जाकर ही मिल सकती है। कह सकते हैं कि ये एक शुरुआती बिंदु है, पूरी कहानी नहीं। बिल्कुल। अंडर रडार होने के अपने फायदे भी हैं, जैसे अनदेखा मूल्य मिलने की संभावना, और नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कम जानकारी या कम लिक्विडिटी का जोखिम। बिल्कुल। तो इस सत्र के मुख्य निष्कर्ष क्या रहे? हमने देखा कि HIM टेक्नोफोर्ज स्रोत के सीमित आंकड़ों के अनुसार हाल में फाइनेंशियल और मार्केट परफॉर्मेंस के लिहाज से मजबूत दिख रही है। इसके DVM स्कोर, खासकर ड्यूरेबिलिटी और वैल्यूएशन, पॉजिटिव हैं। निवेशकों में इसे लेकर काफी आशावाद है। लेकिन ये मुख्य धारा के एनालिसिस से बाहर है, अंडर रेडार, जैसा कि डिटेल्ड स्वॉट जानकारी और एनालिस्ट टारगेट्स की कमी से पता चलता है। संक्षिप्त में कहें तो आंकड़े उत्साहजनक हैं, पर पूरी तस्वीर अभी थोड़ी धुंधली है। वे कि हिम टेक्नोफोर्ज को स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर अंडर रेडार कहा जा रहा है, और जहां 82% से ज्यादा लोग इसे खरीदने की सलाह दे रहे हैं, वहीं प्रोफेशनल एनालिस्ट इस पर चुप हैं। तो वो कौन से गहरे अंदरूनी फैक्टर्स हो सकते हैं जो इसकी मार्केट पोजीशन को असल में चला रहे हैं, जो इन सतही आंकड़ों में नजर नहीं आते हैं? ये सोचने वाली बात है। वो कौन सी विशिष्ट 14 ताकतें हो सकती हैं? शायद कोई खास टेक्नोलॉजी, कोई बहुत मजबूत ग्राहक संबंध, या कोई असाधारण मैनेजमेंट टीम जो इसे पर्दे के पीछे से मजबूती दे रही है, भले ही दुनिया की नजर इस पर ना हो। इन सवालों के जवाब शायद इस कंपनी की असली कहानी बताएं और ये सोचने पर मजबूर करें कि अंडर रेडार होना महज एक संयोग है या किसी गहरी रणनीति का हिस्सा। ये निश्चित रूप से आगे की खोज को प्रेरित करता है।